अस्सलाम वालेकुम। आज ज़रा हम एक एंड टू एंड एग्जांपल कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की, जिसके अंदर हम सारी नॉर्मल फॉर्म्स को देख लेते हैं कि अगर हमें इस तरह का डेटा आता है जिसमें हमें रिलेशन दिया होता है और साथ में हमें उनकी कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज दी होती हैं, तो उनको हम नॉर्मलाइज किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास ये फंक्शन डिपेंडेंसीज दी हुई हैं कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फ़ोन, कस्टमर ईमेल, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई ईमेल, एम्प्लॉई फ़ोन एंड एम्प्लॉई सैलरी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की प्राइस, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड क्वांटिटी। लेट्स से ये हमारे पास डेटा है और साथ ही हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज कुछ बता दी गई हैं कि कस्टमर आईडी से कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, ईमेल और फ़ोन निकल सकता है। इसी तरह एम्प्लॉई आईडी से एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई ईमेल, एम्प्लॉई फ़ोन और एम्प्लॉई की सैलरी निकलती है। प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट प्राइस निकल सकती है। ऑर्डर आईडी से ऑर्डर डेट, एम्प्लॉई आईडी और कस्टमर आईडी की इन्फॉर्मेशन निकलती है। और प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी से हमारे पास क्वांटिटी निकलती है। और हमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जी हम इसे नॉर्मलाइज करें टिल लेट्स से 3NF, नॉर्मलाइज टिल 3NF, ये हमें कहा जाता है। तो हम इसको किस तरह से लेकर चलेंगे। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अगर आप इसके अंदर गौर करें तो इसके अंदर इतने बड़े बड़े कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एट्रीब्यूट्स हैं। और 17 एट्रीब्यूट्स इतने बड़े बड़े नामों के साथ हम एट्रीब्यूट्स लिखेंगे तो हमारे तो हाथों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो हम जो है इसको क्या कोई शॉर्टकट लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे मासूम मासूम नाजुक नाजुक हाथ जो हैं वो तकलीफ़ हो जाएगी, टाइम पे पेपर किस तरह ख़त्म करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको जो है ना जो है कहते हैं कि लेट्स रीनेम ऑल दीज। हम क्या कहते हैं कि लेट से कस्टमर आईडी जहाँ जहाँ आया उसको ए कह दो। ठीक है, तो कस्टमर आईडी यहाँ पे आया तो उसको भी ए कह देते हैं हम। फिर कस्टमर नेम को बी कह देते हैं, कस्टमर आईडी यहाँ पे भी है वैसे, इसको भी ए कह देते हैं। बी इसी तरह इसको सी डी, लेट से हम सीक्वेंस में कर देते हैं डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए। तो हमने कहा जी ए बी, ये सी था एड्रेस, ये फ़ोन जो है वो ई था, फ़ोन डी था और ये ई था। कस्टमर आईडी जो है वो दैट वाज एफ, जी, ईमेल वाज एच, फ़ोन वाज आई, सैलरी वाज जे, प्रोडक्ट आईडी वाज के, एल एम एन, ऑर्डर आईडी वाज ओ, ऑर्डर डेट वाज पी, एम्प्लॉय आईडी ए था, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। कस्टमर आईडी वाज एफ लिख लिया। और ऑर्डर आईडी अगेन ओ है, और प्रोडक्ट आईडी इज़ के और क्वांटिटी इज़ क्यू। तो हमारे पास अब नया टेबल बन गया आर ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच जी, इसका कर लेते हैं आई जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू। और हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनी, आप देखें, अब इनको देख लेते हैं। ए से बी सी डी और ई, ए गिव्स बी सी डी एंड ई। उसके बाद एफ से हमारे पास क्या क्या निकल रहा है, एफ से हमारे पास निकल रहा है जी एच आई एंड जे, जी एच आई और जे। उसके बाद के गिव्स एल एम एन, ओ गिव्स पी ए एंड एफ, और अगेन ओ एंड के कंबाइंड टुगेदर गिव्स मी क्यू। ये मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज मेरे सिस्टम के अंदर अवेलेबल हो गई हैं। और इनके साथ मदद से मैंने अब क्या करना है, अपनी फाइंड आउट करनी है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहले मैंने क्या करना है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म करनी है। फर्स्ट NF इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो मैंने अचीव करनी है। सबसे पहला काम मेरा है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अचीव करना। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहती है, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहती है कि हमारे पास या तो टेबल जो है उसके अंदर कोई
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ना हो, कोई हमारे पास कॉमा सेपरेटेड लिस्ट्स ना हो, या उसको कहने का एक और तरीका उन्होंने ये कहा था कि जी फंक्शन के टेबल की हमें फंक्शन डिपेंडेंसीज मालूम हो, फंक्शन डिपेंडेंसीज मालूम है, या तीसरा ये था कि फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो प्राइमरी की हो। अब हमें पता है कि प्राइमरी की जो है वो क्या होती है, प्राइमरी की इज़ वन ऑफ द कैंडिडेट कीज, और कैंडिडेट की निकालने का हमें तरीका आता है। हम यहाँ पे अपना कैंडिडेट की एल्गोरिथम लगाते हैं और अपने टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि कौन से हैं जो सिर्फ लेफ्ट पे आ रहे हैं, कौन से हैं जो लेफ्ट और राइट दोनों जगह आ रहे हैं, और कौन से हैं जो सिर्फ राइट साइड पे फंक्शन डिपेंडेंसी पे अपीयर हो रहे हैं। अब अगर हम ए की बात करें तो ए देखें, ए यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है और यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है, ए यहाँ पे आ जाएगा। बी सिर्फ राइट पे अपीयर हो रहा है, सी सिर्फ राइट पे अपीयर हो रहा है, डी सिर्फ राइट पे अपीयर हो रहा है, ई सिर्फ राइट पे अपीयर हो रहा है, एफ लेफ्ट पे भी अपीयर हो रहा है और राइट पे भी अपीयर हो रहा है, तो बोथ में आ जाएगा। जी सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, एच आए भी इसी तरह, जे के सॉरी के यहाँ नहीं आएगा, के जो है वो हमेशा फंक्शनल डिपेंडेंसी की लेफ्ट साइड पे अपीयर हो रहा है। के आ गया यहाँ पे, एल यहाँ पे आ गया, एम यहाँ पे आ गया, एन यहाँ पे आ गया, ओ हमेशा लेफ्ट साइड पे अपीयर हो रहा है, और पी जो है वो हमेशा यहाँ पे अपीयर हो रहा है, और क्यू जो है वो भी यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो ये हमारे पास सारे एट्रीब्यूट्स हमने मार्क कर लिए। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम के ओ से शुरू करेंगे। हम के एंड ओ का सबसे पहले क्लोजर लेते हैं, के और ओ का क्लोजर लेते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले तो के और ओ इटसेल्फ आ जाते हैं। उसके बाद ओ की वजह के की वजह से हमारे पास एल एम और एन आ जाते हैं, एल एम और एन आ जाते हैं, और ओ की वजह से हमारे पास पी ए और एफ आ जाते हैं, पी ए और एफ आ जाते हैं। अब ए की वजह से बी सी डी ई आ जाएगा, बी सी डी ई, अगली लाइन में लिख रहा हूँ। एफ की वजह से जी एच आई और जे आ जाएंगे, एफ की वजह से एफ आया है, एफ की वजह से जी एच आई और जे आ जाएंगे। और मैंने कोई डुप्लीकेट तो नहीं लिख लिया, तो उसको हम देख लेते हैं कि अगर हम कोशिश करेंगे कि डुप्लीकेट ना लिखें। अच्छा, उसके बाद ओ हो गया, और ओ और के की वजह से, ओ और के दोनों जो मिलके आते हैं, ओ और के, उसकी वजह से हमारे पास क्यू आ जाता है। अब लेट्स सी, हमारे पास ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू। इसका मतलब हमारे पास तमाम एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। तो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो दिस इज, हमारे पास सी के क्या बनी, हमारे पास ए की सी के बन रही है इस केस में, के एंड ओ कंबाइंड टुगेदर विल फॉर्म द सी के। सो हम अपने टेबल को बना सकते हैं, हम कह सकते हैं हमारा R1 है, लेट्स चेंज द कलर, और हम यहाँ पे कहते हैं कि R1, और R1 के अंदर क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू, ये हमारे पास है। और इसके अंदर के और ओ हमारी कंपोजिट प्राइम की। सो यहाँ पे हमारे पास R1 जो है, R1 इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हमें यहाँ पे बताना है कि जी हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव कर ली है, और हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का जो टेबल है वो R1 है, और हमने ये R1 के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ए से लेके क्यू तक एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें के और ओ मिल के हमारे टेबल की प्राइमरी की बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव करना है, सेकंड एन एफ को अचीव करना है। और सेकंड एन एफ के लिए हमारे पास, अगर आपको याद हो तो सेकंड एन एफ कहती है कि हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसीज किसके दरमियान में नहीं होनी चाहिए, फ्रॉम दी पोर्शन ऑफ द प्राइमरी की और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो हमें पोर्शन ऑफ द प्राइमरी की के लिए प्राइम एट्रीब्यूट्स चाहिए और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के अंदर डिवीजन करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं ओ और के, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हमारे एन पी ए, हमारे कौन से हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के प्राइम है, एल
एम एन ओ हमारा प्राइम है, पी एंड क्यू ये हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव करने के लिए देखना है कि हमारी जो प्राइमरी की थी, प्राइमरी की क्या थी हमारी, ओ एंड के। लेट्स सी कि हमारी दिस वाज आवर पी के, ये हमारी पी के क्या थी, ओ के थी। ठीक है, अब इसको हमने देखना है कि इसके क्या सबसेट्स बन सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्योंकि कॉम्पोजिट प्राइमरी की है तो इसके सबसेट्स बन सकते हैं। हमारे क्या सबसेट्स बनेंगे, हमारे पास एक सबसेट ओ बनेगा और एक सबसेट के बनेगा। ओके तो कंप्लीट प्राइमरी की बन जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे। अगर 3 होते तो हम यहाँ पे 2-2 के कॉम्बिनेशन भी चेक कर रहे होते। ठीक है, सो ओ का क्लोजर भी लेंगे और के का क्लोजर भी लेंगे। ए को क्लोजर लेते हैं तो हमारे पास ओ के क्लोजर में, अगर हम ऊपर देखिए, ओ के क्लोजर में हमारे पास क्या क्या आता है, ओ के अलावा ओ पी ए एफ, ओ पी ए एफ, यहाँ से ऊपर देख लीजिए, ओ से पी ए एफ, उसके बाद पी से कुछ नया नहीं निकलता, ए से हमारे पास बी सी डी ई आ जाता है, ये लिख लेते हैं, बी सी डी ई निकल आता है। और एफ से हमारे पास जी एच आई जे आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास जी एच आई जे आ गया, तो यहाँ पे जी एच आई जे के आगे के की बात करते हैं तो के ऊपर के से हमारे पास एल एम और एन निकलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल एम और एन, यहाँ पे एल एम और एन लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स से तो हम एक R2 बनाते हैं। R2 के अंदर O प्राइमरी की होगी, उसके अलावा कौन से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं उनको साथ साथ हम क्रॉस आउट भी करते जाएंगे। P A F, यहाँ से हम काट देते हैं, P A F, उसके बाद फिर B C D E, B C D E, B C D E, उसके बाद G H I, ये देखिए जी एच आई जे, जी एच आई और जे आ गए हमारे पास, जी एच आई और जे को काट दिया हमने, तो ये हमारे पास O2 बन गया, R2 बन गया। अब हम R3 की बात करते हैं, जो कि हमारा K से बन रहा था, तो R3 बना लेते हैं हम K से स्टार्ट करके और देखते हैं कि हमारे पास K से क्या आता है। K से हमारे पास आ रहा है L M और N, तो हम यहाँ पे L M और N को काट देते हैं, तो L M और N आ गए। ठीक है, अच्छा अब एक R4 भी बनेगा, R4 बनेगा। R4 के अंदर हमारे पास ओरिजिनल टेबल की ओरिजिनल R1 की प्राइमरी की क्या थी, R1 की प्राइमरी की थी K और O, तो हम यहाँ पे K और O लिख लेते हैं, यहाँ पे K और O लिख लेते हैं। और क्या हमारे पास कोई अगर एट्रीब्यूट बच गया है जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो वो भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास Q बच गया है, तो Q को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि Q एक नया एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था जो कि बच गया, और इसके अंदर ये हमारी होगी। तो अब यहाँ पे R2, R3 and R4 are in 2 second and normal, लिख देते हैं नॉर्मल पूरा फॉर्म। हमने यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव कर ली है। यहाँ तक हमने क्या किया था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव की थी। R1 में हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म थी, ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म थी, और यहाँ पे हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव कर ली है। सो वी आर डन विद सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड एन एफ। अब हम थर्ड एन एफ का काम करना सकते हैं। थर्ड एन एफ का रूल क्या कहता है, थर्ड एन एफ की डेफिनेशन कहती है कि सेकंड एन एफ अचीव की भी हो, हाँ जी हमने कर लिया सेकंड एन एफ अचीव, और उसके अलावा क्या हो, आपके टेबल में कोई ट्रांसटिव डिपेंडेंसी ना हो, कोई ऐसा नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम की ट्रांसटिव डिपेंडेंसी ना हो। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम की ट्रांसटिव डिपेंडेंसी तो नहीं बन रही हमारे किसी टेबल में। तो हम एक एक करके अपने टेबल्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारा टेबल था R2, R2 को लिखते हैं हम, लेट्स से O P A F B C D E G H I J, ये हमारा आ गया, और हमारा O एंड O वॉज द प्राइमरी की। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कोई ट्रांसटिव डिपेंडेंसीज है। हमें पता है, हम अपनी अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी ऊपर वाली देखें तो हमें पता है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी देखें कि O से P A F डायरेक्टली निकल आते हैं, O से P A F को डायरेक्टली निकाल लें। सो O से हम डायरेक्टली P पे जा सकते हैं, A पे जा सकते हैं और F पे जा सकते हैं।
ए से हम बी सी डी ई पे जाते हैं, ए से हम देखिए ए से हम बी सी डी और ई पे जा सकते हैं। तो ए से हम बी पे जाते हैं, सी पे जाते हैं, डी पे जाते हैं और ई पे जाते हैं। तो हम यहीं पे एक टेबल R5 बना लेते हैं जिसके अंदर हम ए बी सी डी ई पे पहुंच जाते हैं। फिर हम एफ की बात करते हैं, लेट्स डू इट इन पर्पल। ओके, सो एफ से हम जो है वो जी एच आई और जे तक जाते हैं। एफ से हम जी एच आई और जे तक जा सकते हैं। तो क्योंकि एफ भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, एफ भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ना, तो एफ से हम क्या करते हैं, एफ से हम जी पे जा सकते हैं, एफ से हम एच पे जा सकते हैं, एच से हम आई पे जा सकते हैं और एच से हम जे पे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है जो ओ से डायरेक्टली नहीं निकल रही, ये एफ के थ्रू निकल रही है। ओ से पहले हमें एफ पे जाना पड़ता है और एफ से फिर हमारे पास ये ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी आती है। तो हम ये R6 भी लिख लेते हैं। R6 क्या है, एफ जी एच आई और जे, ये एफ यहाँ पे आ गया। ओरिजिनल टेबल क्या बच गया हमारे पास, R7 भी लिख लेते हैं ओरिजिनल टेबल। बाकी क्या बच गया हमारे पास ओरिजिनल टेबल में, ओ पी ए और एफ, ओ पी ए एंड एफ, ये हमारे पास ओरिजिनल टेबल की चीज़ें बच गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये हमने क्या देख लिया, हमने अपने R2 को सॉल्व कर दिया। यही काम अब हमने R3 में भी देखना है। सो R3 के लिए लिख लेते हैं, R3 को लिखते हैं। हमारे पास R3 क्या था, R3 था हमारे पास, R3 था के एल एम और एन, के एल एम और एन, और यहाँ पे के वॉज आर प्राइमरी। और यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या हमारे पास कोई ट्रांसटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, तो अगर ऊपर जाएं और अपने टेबल के अंदर देखें जो हमारे फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं उनको देखें, तो के से एल एम और एन जो हैं वो डायरेक्टली निकल आते हैं विदाउट एनी जंप्स। तो हम यहाँ से के से डायरेक्टली एल भी निकाल सकते हैं, एम भी निकाल सकते हैं और एन भी निकाल सकते हैं। इसलिए इस टेबल के अंदर को दोबारा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल हमारा ठीक है। अब हम अपने टेबल R4 को भी देख लेते हैं। R4 वॉज के ओ एंड क्यू, और इसके अंदर के और ओ जो हैं वो हमारे प्राइमरी की थी। और यहाँ से अगर हम देखें अपने ऊपर टेबल में जाके, तो हमारे पास के और ओ से क्यू डायरेक्टली निकलता है। तो यहाँ पे भी देखते हैं क्या हमारे पास कोई ट्रांसटिव डिपेंडेंसी तो नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि के और ओ का कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्यू निकलता है और कोई ट्रांसटिव डिपेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब R4 में भी कोई मसला नहीं है। दैट मीन्स कि हमारे पास R5, R6, R7, उससे पहले R3, ये मैं ऐसा करते हैं कि पहले दोबारा लिख लेते हैं, तरतीब से लिख लेते हैं। R3, R4, R3 में कोई मसला नहीं था, R4 में कोई मसला नहीं था, R5 में कोई मसला, R5 हमने सॉल्व कर लिया, R6 हमने लिख लिया नया बनाया, और R7 आर इन थर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपनी नॉर्मलाइजेशन वाला काम कर लिया। लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे उसमें थोड़ी सी अभी गुंजाइश मौजूद है। गुंजाइश क्या मौजूद है, गुंजाइश ये मौजूद है कि अगर आप ये देखें कि हमारे पास जो आपको सवाल था, उस सवाल में टेबल के एट्रीब्यूट्स बताए गए थे, एट्रीब्यूट्स के नाम बताए गए थे। हमें वो नाम वापस लेके आने हैं, क्योंकि हमसे सवाल तो कस्टमर आईडी के बारे में पूछा गया था, हमसे ABC के बारे में तो सवाल पूछा ही नहीं गया था। तो हम क्या करेंगे, वापस इनको ओरिजिनल नामों से लेके आएंगे। जो हमने मैपिंग की थी, ये मैपिंग हमने दोबारा जो है उनसे कन्वर्जन करती है। ठीक है, सो हमारे पास हमारे पास सबसे पहले आ गया R3 के अंदर क्या है, R3 है के एल एम और एन। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं के एल एम और एन हमने किस किस को कहा था। के एल एम और एन हमने कहा था प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, तो दिस वाज प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट प्राइस। और इसके अंदर ये जो के था, ये हमारी प्राइमरी की थी R3 के अंदर।
फिर R4 को लिख लेते हैं। R4 क्या था हमारे पास? R4 था हमारे पास K, O एंड Q। देख लेते हैं ये किस किस को हमने नाम दिए थे, K, O एंड Q। यहाँ पे देखिए K किसको कहा था हमने? K कहा था हमने प्रोडक्ट आईडी को, O कहा था ऑर्डर आईडी को और Q कहा था क्वांटिटी को। प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी एंड क्वांटिटी, और इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर आईडी दोनों कॉम्पोजिट प्राइमरी की बन जाएंगे हमारे पास। ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की बन गए हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद R5 की बात करते हैं। R5 के अंदर हमारे पास ABCDE था, ABCDE था, तो हम ABCDE की बात करते हैं। ABCDE में हमारे पास क्या नाम है जी? ABCDE क्या है? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर ईमेल एंड कस्टमर फोन, ठीक है। सो ये R5 की बात करते हैं। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, और देख लेते हैं दोबारा। कस्टमर एड्रेस के बाद क्या है जी? कस्टमर डी क्या है? कस्टमर फ़ोन, और ई है कस्टमर डी क्या है? कस्टमर फ़ोन, और ई क्या है? कस्टमर ईमेल। सी फ़ोन और सी ईमेल, तो सी फ़ोन एंड सी ईमेल ये हमारे पास आ गया। उसके बाद R6 की बात करते हैं। R6 जो है, R6 में हमारे पास क्या था? R6 में हमारे पास था FGHI, इसके अंदर कस्टमर आईडी को प्राइमरी के लिए बनाए हैं। FGHINJ, FGHIJ के नाम देख लेते हैं किस किस को कहा है हमने FGHIJ। यहाँ पे देखिए हमने कहा है F कहा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय फ़ोन एंड एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फ़ोन, एम्प्लॉय ईमेल एंड एम्प्लॉय सैलरी। और इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी जो है दैट इज आर प्राइमरी की, दैट वाज एफ। और फाइनली हमारे पास एक R7 था जो क्या था? O, P, A एंड F। R7 था O, P, A एंड F। वापस जाते हैं, O, P, A एंड F को देखते हैं क्या है जी। O क्या है? ऑर्डर आईडी। P क्या है? P क्या है? ऑर्डर डेट, ठीक है। A क्या है? कस्टमर आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी इज F। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर आईडी। A was customer ID and this was employee ID, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी की क्या है? O, and O is by order ID। So now actually ये हमारा solution फाइनल नहीं था, दिस वॉज नॉट अ फुल सोल्यूशन, ठीक है। ये यहाँ पे करके छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये हमारा, क्योंकि हमसे सवाल इस उसमें फॉर्म में नहीं मांगा गया, टेबल्स यही हैं लेकिन सवाल इस फॉर्म में नहीं मांगे गए, हमें सवाल वापस कन्वर्ट करना है ओरिजिनल फॉर्म में। तो नाउ R3, R4, R5, R6 एंड R7 आर इन 3 एंड ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमने अब अचीव की है। इसके अंदर एक चीज़ जो याद रखने वाली है इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हुए, एक चीज़ जो याद रखने वाली वो ये है कि अगर आप ये काम अपने क्वेश्चन पेपर पे कर देते हैं तो क्वेश्चन पेपर तो आपका आगे पीछे हो जाएगा। तो ये मैपिंग कहाँ पे है? ये मैपिंग तो मुझे नहीं पता चलेगी कि आपने क्या मैपिंग किसकी की है, क्या आपने उन मैपिंग से ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो बनाई है वो ठीक बनाई है। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि पहले आप पूरा सवाल पेपर पे उतारिए और उसमें आप बताइए कि जी आंसर शीट के ऊपर कि ये मैंने मैपिंग कस्टमर आईडी को मैं ए कह रहा हूँ, कस्टमर नेम को मैं बी कह रहा हूँ, कस्टमर एड्रेस को मैं सी कह रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आप शो कीजिए कि नई फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या बन रही हैं। अगर आप
क्वेश्चन पेपर के ऊपर ABC लिख देते हैं, बाद में क्वेश्चन पेपर आगे पीछे हो जाता है क्योंकि वो तो क्वेश्चन पेपर आपके पेपर के साथ तो अटैच नहीं है, तो वो मिसप्लेस होने का खदशा रहता है। तो अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो फिर मुझे किस तरह पता चलेगा कि आपने क्या मैपिंग की है, क्या आपने जो मैपिंग की है वो मैपिंग दुरुस्त भी है या नहीं है, क्या उसी मैपिंग के हिसाब से आपने अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखी है या नहीं लिखी। तो ये गलती है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं विद अ सिंपल स्टेप कि आप क्या करें, अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज जब आप बनाएं या मैपिंग करें तो मैपिंग करने से पहले अपना सवाल को क्वेश्चन पेपर से उतार के आंसर शीट के ऊपर कॉपी ज़रूर कर लें, ठीक है। सो आई होप कि ये एग्जाम्पल जो है ये एंड टू एंड एग्जाम्पल जिसमें हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव करके दिखाई, सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव करके दिखाई, थर्ड नॉर्मल फॉर्म अचीव करके दिखाई, इसके अंदर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।